अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। गुड मॉर्निंग पब्लिक में। आज भी सुबह छुट्टियाँ मना रही है और मैं अकेला आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अभी थोड़ी देर में हरमीत उम्मीद है पहुँच जाएगा। बारिश बहुत ज़्यादा है इस्लामाबाद में और लाहौर में भी बारिश हो रही है और इस वक्त बहुत से इलाके जो हैं वहाँ पे जल थल एक हो गया हुआ है। कल जो बारिश हुई थी वो बहुत तेज़ थी और उसके नतीजे में जगह जगह पानी खड़ा हुआ था और इवन DHA के बाद इलाकों में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे पानी काफ़ी खड़ा हुआ था। लोग बहुत दिक्कत और मुश्किलात का शिकार थे, काफ़ी देर तक पानी खड़ा रहा। मेन डिफेंस रोड जो है उसके ऊपर भी निकासी का इंतज़ाम बहुत अच्छा नहीं है। अंदरून शहर के बारे में जब बताया जाता है कि वहाँ भी नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया था, ये लाहौर की सूरत हाल है। कराची की सूरत हाल, वहाँ भी कुछ बारिश हुई है लेकिन कराची की पिछली जो बारिश है उसने अभी तक अपने असरात ऐसे मुरतब किए हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग बहुत ही परेशान हैं और वो ये कहते हैं कि अगर एक और ऐसा स्पेल हो गया तो वो स्पेल कितना खौफनाक और कितना बुरा होगा। मेरे ख्याल में हरमीत आ गया है, हरमीत की तरफ चलते हैं, पूछते हैं बारिश का रुख इस्लामाबाद की तरफ अगर है तो वो कैसा है। और फिर उसके नतीजे में लाहौर में ये हुआ कि कम से कम बारिश के बाद टेम्परेचर नीचे आया हुआ है और टेम्परेचर नीचे आने की वजह से मौसम कुछ खुशगवार है। इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है, मैं चलता हूँ हरमीत की तरफ। हेलो हरमीत। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। रऊफ साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर हम देखें इस्लामाबाद का मौसम तो वैसे बारिश गुज़िश्ता जो बारिश हो रही थी और आज भी हम देख रहे थे कि सुबह तो बड़ी तेज़ धूप थी, लेकिन अब जब मैं ऑफिस की तरफ आ रहा था तो दोबारा बादल छाए हुए हैं और बारिश होने का इम्कान ज़ाहिर तो किया जा रहा है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत सारी तबाही जो है वो मचा दी है, कर दी है। कई जगह में हम देख रहे हैं, ख़ासकर रावलपिंडी को अगर मैं देखूं तो नालरी में भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ। और रावलपिंडी या इस्लामाबाद के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी काफ़ी जमा हो जाता है। सुहाव गार्डन में अगर मैं देखूं या मैं रावलपिंडी के कोई गली कूचों की बात करूं तो हल्का फुल्का नुकसान तो लोगों का हुआ है। हाँ, एक डेथ जो है एक बच्चे की भी हुई है, नाललई में उसकी लाश जो है वो मिली थी। लेकिन अगर पूरे मुल्क की अगर हम बात करें तो आपकी बात दुरुस्त है कि हलाकतों की तादाद भी बढ़ रही है, ज़ख्मियों की भी तादाद बढ़ रही है, लापता अफराद की तादाद भी बढ़ रही है और साथ साथ में जो नुकसान हुआ है लोगों के घरों को, लोगों की दुकानों को, तो वो अभी बहुत ज़्यादा है। हाँ हरमीत, ऐसे में अगर बलूचिस्तान का जिक्र ना किया जाए तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी और उनका गिला भी ठीक होता है कि हमारे यहाँ इतना तबाही हुई है, इतनी ज़्यादा तबाही हुई है बारिशों की वजह से, इतने लोग मारे गए हैं और हमारा जिक्र मेन स्ट्रीम मीडिया में कम होता है। तो हमारी यकजहती उनके साथ का इजहार करते हैं हम। उनका जो नुकसान हुआ है वो हमें चाहिए हर सूरत में उसके लिए अगर इमदादी रकूम भेजनी हो तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भिजवाई जाएँ। उनके बहुत से लोग अभी टेंटों में रह रहे हैं, वहाँ पे बेघर हो गए लोग, कच्चे मकानात जो थे वो गिर गए हैं। जो नाले थे, जो डैम थे, 2 डैम के बारे में मैं जानता हूँ ऐसे हैं जो डैम फट गए और उनके नतीजे में भी पानी उनका जो है वो रास्ता व बाहर को निकला और उसने बहुत तबाही मचाई है। तो बलूचिस्तान का जिक्र है, खैबर पख्तूनख्वा की भी इसी तरह से सूरत हाल है। रोज़ साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है कि बलूचिस्तान में बेहद हम देखते हैं कि तबाही मच चुकी है और फिर वहाँ पे लोगों का गिला भी जायज़ है कि अवाम जो है वो हुकूमत या मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उस तरह वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती। हालांकि आप देखें तो हलाकतों की तादाद सबसे ज़्यादा जो है वो वहाँ पे हुई है और उसके साथ साथ अगर हम देखें लोग भी बेघर हुए हैं और उसके साथ साथ उनके घर जो हैं नुकसान भी बहुत ज़्यादा हमने देखा कि बलूचिस्तान के लोगों को उठाना पड़ा है। तो आपकी बात दुरुस्त है कि उस पर जितनी भी बात की जाए वो कम होगी और सबसे बड़ी बात ये कि हुकूमत को काम करना चाहिए, इमदाद भेजनी चाहिए। जो नॉन ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो NGOs हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, उनको काम करना चाहिए, मैदान में आना चाहिए ताकि ये जो अजाला है कम से कम, अगर वो नहीं हो सकता है वो ज़ाहिर बात है कि अब बहुत सारी हलाकत हो कि अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हैं, लेकिन कम से कम उनकी ये इमदाद की जाए कि उनको घर शेल्टर जो है वो प्रोवाइड किए जाए। अभी तो सिलसिले में एक जिक्र करना ये ज़रूरी है और वही है कि जहाँ जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है, जहाँ जहाँ ज़्यादा तबाही आई है, वहाँ आर्मी के रिलीफ़ कैंप्स मौजूद हैं। आर्मी वाले पहुँचे हैं, उन्होंने कोशिश की है मदद के लिए लोगों की, उनको बाहर निकाला है, तो वो भी मतलब अपने साथ हैं। हम जिक्र करने लगे थे थोड़ा खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है। बहुत से इलाके ऐसे, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, खैबर पख्तूनख्वा से आपका ताल्लुक़ है, वहाँ भी बारिशों की सूरत हाल ऐसी है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर काफ़ी नुकसानात हुए हैं लोगों के। हरमीत, खैबर पख्तूनख्वा की खबर है कुछ? बिल्कुल, हाँ
जी जी रोज़ साहब, अगर आप देखें तो सवाबी का इलाका है, फिर मर्दान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ है आवाम का भी, अगर आप देखें तो जानी माली भी हुआ है। एक तरफ हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में मैं ये कहूँगा कि एक सुस्त सी रवई जो है वो इख्तियार की गई है। महमूद खान साहब वैसे तो आप उनको देखते हैं जलसे जुलूस में वो नज़र तो आते हैं, लेकिन अमली तौर पर वो उसी तरह एक्टिव नज़र नहीं आते। तो आवाम का गिला शिकवा भी उनसे बहुत ज़्यादा है कि अभी तक इस किस्म की हलाकतों के साथ साथ लोगों को नुकसान भी हुआ है। इलाके काफ़ी बहुत सारे से इलाके हैं, आप देखें कि असद कैसर जो स्पीकर थे कौमी असम्बली के, उनका इलाका तकरीबन डूबा हुआ है। इस तरह और मैदानी इलाके जहाँ पे पानी आया हुआ है और बहुत सारा नुकसान जो है लोगों का हुआ है, लेकिन हमने देखा है कि कोई इस तरह वो खातिर खा कारकर्दगी की कार्रवाई जो है नहीं की गई, ना लोगों की उस तरह इमदाद की गई है। हालात उस वहाँ पे भी उसी तरह है जिस तरह सिंध में हम देखते हैं, और सिंध की हुकूमत पर हम जिस तरह तनकीद करते हैं, तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी चीज़ अपना ली है। हालांकि हम देखते थे परवेज़ खटक साहब जब वहाँ के सीएम थे तो बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें जो हैं बर वक्त की जाती थी, लेकिन जैसे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या सीएम बदला है तो सीएम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में सुसरवी का शिकार है, चाहे वहाँ की इदारों की बात करें या यहाँ पे अब जो हालात हैं। तो मेरे ख्याल में एक्टिव होना पड़ेगा, सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को भी करना होगा, बग़ैर इस चीज़ के कि वहाँ पे किसकी हुकूमत है। लेकिन अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है सिंध और बलूचिस्तान के बाद, और ख़ासकर सवाबी, मर्दान और दीगर जो इलाके, नौशेरा के इलाके जो हैं, वहाँ पे बेतहाशा पानी जो है वो घरों में दाखिल हो चुका है। एबटाबाद की मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी सूरत हाल कुछ दिन कबल जो है वो आई थी। तो ये बहुत सारे ऐसे इलाके खैबर पख्तूनख्वा की जहाँ पे सैलाबी रेले जो हैं वो बहुत कुछ बहा के लेके गए हैं। तो आपकी बात दुरुस्त है कि खैबर पख्तूनख्वा हो या सिंध हो या बलूचिस्तान हो, कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस तरह आपने फरमाया कि बलूचिस्तान में आर्मी के जितने भी जवान हैं वो जाके हेल्थ के हवाले से अगर देखें, हम देखें, या खाने पीने के हवाले से देखें, या शेल्टर के हवाले से हम देखें, तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा काम की इस तमाम तर इलाकों में अब भी ज़रूरत है। रोज़ साहब जी बिल्कुल ठीक है। हरमीत, मैं थोड़ा सा रन डाउन के बारे में आऊँ आपको और फिर हम चलते हैं डेली डोज की तरफ। आज हमने सबसे पहले बात करनी है इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो इल्ज़ाम धरा है इमरान खान ने कि वो इलेक्शन कमीशन के लोग मिलते रहते हैं मरियम नवाज़ से और हमजा शहबाज से। उसके बारे में क्या कहना है हमारे जो एनालिस्ट हैं अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बड़ा ताबड़तोड़ हमले कर रही है पीटीआई की जो लोग हैं। फवाद चौधरी ने भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम धरे हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। इसके बाद IMF से पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए राह तकरीबन हमवार, अब तो तकरीबन हो ही गया मुआहदा, स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया और राह हमवार हो गई है। 1.1 अरब 18 करोड़ रुपए तकरीबन डॉलर्स जो हैं 18 अरब डॉलर मिलने की तवक्को है, जो पाकिस्तान की माशी मुश्किलात को बेहतर करने में काफ़ी मुआवन साबित होगा। इसके साथ बहुत कुछ और भी करने की ज़रूरत है, वो क्या है इस बारे में हम बात करेंगे। शकील रामे हमारे मुआशियात हमारे साथ मौजूद होंगे। पंजाब हुकूमत ने सोशल मीडिया में बच्चों और ख़वातीन की हरासगी की रोकथाम के लिए क्या किया है, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। आज दुनिया भर में नौजवानों की हुनरमंदी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए क्या करना ज़रूरी है। और फिर सबसे बढ़ के ईद उल अज़हा पे जो फिल्में रिलीज़ हुई हैं 3-4, इन फिल्मों में से कौन सी फिल्म बेहतर जा रही है। मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद वो जो है लंदन नहीं जाऊँगा वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये तो हमें एनालिसिस जब हम करेंगे तो हम इसके बारे में जानेंगे। हम चलते हैं डेली डोज की तरफ। डेली डोज की खबर हमारे पास मौजूद है। दुनिया के महंगे तरीन फ्रेंच फ्राइज़ की प्लेट कितने की है, ये हरमीत से पूछते हैं। हरमीत भी बहुत ज़्यादा फिरा हुआ है, दुनिया में कितने की होगी फ्रेंच फ्राइज़ की प्लेट? हमारे तो सब रोज़ा हमने ज़्यादा 200-300 तक ही खाई होगी, लेकिन अगर हम देखें तो बाहर दुनिया में नई चीज़ें आ रही हैं, और ख़ासकर चाय की बात की जाए या फिर कॉफ़ी की बात की जाए या आइसक्रीम की बात की जाए, जब उसकी कीमत का पता हमें चलता है तो भाई ज़ाहिर बात है कि हम हमारे औसान जो है वो भी ख़ता हो जाते हैं कि भैया इतनी कीमत हो सकती है। लेकिन बहरहाल आप बताएं कि ये इसकी कीमत, इस प्लेट की कीमत क्या है। ज़ाहिर बात है कि होश उड़ा देने वाली, क्योंकि आप खबर लेके आए हैं तो हाँ, होश उड़ा देने वाली खबर है। मतलब ये सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी प्लेट की कीमत है जो
आम आदमी अदा करने का सोच भी नहीं सकता। इसका नाम भी बड़ा उन्होंने ऐसा अट्रैक्टिव से रखा हुआ है और फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शुमार कर लिया गया, शामिल कर लिया गया कि ये दुनिया की महंगी तरीन फ्रेंच फ्राइज़ की प्लेट है। फ्रेंच फ्राइज़ आप वैसे जानते हो दुनिया जहान में बहुत पॉपुलर है। वैसे तो देखा जाए क्या आलू की चीज़ है, उसको काट के कतलों की सूरत में तल के आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाए, लेकिन फिर इसमें बड़ा बड़ा कुछ जिद्दतें आ जाती है। बैटर्ड फ्राइज़ हैं, कर्ली फ्राइज़ हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ है। तो जनाब ये जो प्लेट है जिसका मैं आपको जिक्र करने लगा हूँ, ये सेरेंडिपिटी एक रेस्टोरेंट है लंदन का, वहाँ पे ये मिलती है और ये $200 की है, तकरीबन $200 की। आप अंदाज़ा कर लो कितने पैसे बनते हैं। $200। हाँ, यानी ये आप अंदाजा लगा लें रूसा की हाँ। प्लेट जो है, एक प्लेट अगर किसी का मन किया कि भैया दूसरी प्लेट भी खानी तो वो भी 10 बार सोचेगा अपनी जेब की तरफ। लेकिन ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि नित नई चीज़ें और खुराक की अगर बात करें तो डिमांड जैसे बढ़ रही है उसी तरह प्राइस भी, और फिर उस तरह मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को, उसकी सजावट और उस चीज़ों को देख के उसकी जो बनावट है और सजावट है उसको एक डिफरेंट तरीके से तैयार करके जब मुनफरिद तरीके से पेश किया जाता है तो ज़ाहिर बात है उसकी कीमत भी फिर 2 गुना नहीं बल्कि 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। हाँ। और लेकिन ये तो चख के पता चलेगा बाजी, शौक का कोई मोल नहीं। हर बंदे की ख्वाहिश होती कि ऐसी चीज़ इसमें आखिर होगी, ऐसा कौन सा टेस्ट होगा जिसकी कीमत इतनी ज़्यादा है। ये तकरीबन अभी मुझे अजीम भट्ट हमारा जो प्रोड्यूसर है उससे कैलकुलेट करके बताया कि ये तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी में 42,000 रुपये बनेंगे पर प्लेट के। 42,000 रुपये। 42,000 के आप देखेंगे प्लेट, वो भी चिप्स के। ये तो 2-3 प्लेट अगर आपने ऑर्डर करनी है उसकी बजाय हम हरमीत का वलीमा ना कर दें मतलब ये भी दुरुस्त हो जाएगा। हाँ, अगर 1-2 लाख रुपए खर्च करने हैं फ्रेंच फ्राइज पे तो उससे बेहतर है हरमीत का वलीमा कर दिया। बड़े आसानी से वलीमा हो जाएगा, बहुत मेहमान भी खुश होके चले जाएंगे, पेट भर के खाना खा के चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अगली जनाब खबर है हमारे पास स्मार्टफोन के हवाले से। हमारे पास ये कहा जाता है कि स्मार्टफोन के इस वक्त दुनिया भर दीवानी हुई है। बिल्कुल सही बात है। बड़ी बड़ी मज़ेदार खबरें हमें देखने को मिलती हैं जहाँ हम देखते हैं कि स्मार्टफोन लेके कोई झाड़ू दे रहा है और साथ में स्मार्टफोन देखता चला जा रहा है, कोई साइकिल पे बैठा है और स्मार्टफोन देख रहा है, कोई डाकिया है वो डाक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने और साथ में स्मार्टफोन देख रहा है। बच्चे छोटे से 2-2 बरस के। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है बंदरों की कि बंदर भी स्मार्टफोन के दीवाने निकले। ये एक सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई हुई है फुटेज कि जिसमें बंदर स्क्रॉल कर रहे हैं और मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे हैं स्मार्टफोन के ऊपर। तो जनाब अब बंदर आगे निकल गए हैं, इंसान। वैसे रोज़ साहब आपको याद होगा जब नया कंप्यूटर, नया तो बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन जो लेटेस्ट डिज़ाइन के कंप्यूटर जो सिस्टम मुतारिफ किए गए थे तो उस वक्त भी कुछ बंदरों को सिस्टम पे बिठा दिया तो बड़े खुश थे, बड़े ज़बरदस्त किस्म से वो स्क्रॉलिंग कर रहे थे और बड़े चीज़ें देख के हैरान हो रहे थे। जिस तरह इंसान अगर हम देखें ना उसका जिस तरह रिएक्शन होता है उसी तरह बंदरों के भी रिएक्शन थे और एक दूसरे से भी वो अपनी भाषा में, अपनी ज़ुबान में बातें भी करते और साथ में जो सामने कंप्यूटर पड़ा होता था तो उसी के साथ साथ वो खेलने की भी कोशिश करते थे। तो आज ये वीडियो देख के मुझे वो सारा सीन दोबारा याद आ गया। अगर देखें तो अब मोबाइल तो वैसे आम आदमी तो वैसे अगर खासकर बच्चों में भी मशहूर ज़्यादा है क्योंकि अगर आप देखें तो बच्चों के पास ज़्यादा मोबाइल होते हैं, लेकिन अब बंदरों को देखें वो भी ज़्यादा शौकीन नज़र आते हैं और मोबाइल को वो जिस तरह वीडियो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को कि भैया ये तो हमारी इस्तेमाल की चीज़ है भाई, अब इसको हमें भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो बंदरों में बहुत सी मुमासलत इंसानों में और बंदरों में वैसे भी पाई जाती है रोज़, अगर हम देखें तो। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि अगर इतनी तरक्की हो गई, बंदर इस्तेमाल करने लगे तो फिर गूगल मैप्स को भी अपने यहाँ तब्दीली लानी पड़ेगी, बंदरों के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ेगा। बंदर जो है वो कैलकुलेट करेगा कि मैंने कौन से जंगल में कौन से दरख्त पे पहुँचना है, उसका रास्ता कौन सा होगा। तो वो बड़ी मज़ेदार सूरत हाल होगी। लेकिन यहाँ जिस अंदाज में अलग से सेल्फी होगी, हाँ सेल्फियाँ ले रहे होंगे, लेकिन यहाँ जिस अंदाज में बंदर स्क्रॉल करते हुए नज़र आते हैं, बटन दबाते हुए नज़र आते हैं, लगता है ऐसे बड़े प्रोफेशनल अंदाज में काम कर रहे हैं। तो खैर मैं अगली खबर की तरफ चलता हूँ। जंग यूक्रेन में अपने चाहने वालों के घर की हिफाजत करने वाला एक शख्स है जो तकरीबन इस वक्त 19 के करीब घर हैं जिनकी हिफाजत कर रहा है। जिस वक्त यूक्रेन में जंग बढ़ी और रशिया ने हमले करने शुरू किए
تو بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں کہ مکین اپنے گھروں کو چھوڑ کے چلے گا. یہ شخص جو ہے یہ گھر چھوڑ کے نہیں گیا, یہ وہاں پہ موجود ہے. یہ ویسے تو دیکھا جائے تو ایک وہاں پہ باغبانی کا کام کرتا ہے, مالی کا کام کرتا ہے, اور یہ ان تمام گھروں میں ان کے جا کے پودوں کو پانی لگاتا ہے جو لوگ گھر چھوڑ کے گئے ہوئے, اور صفائی کر دیتا ہے. شیشے جو ٹوٹے بکھرے پڑے ہیں ان کو صاف کر دیتا ہے, ان کی تصویریں بھیجتا رہتا ہے جو مکین ہیں ان کو جہاں جہاں بھی وہ ہیں, اور مکین بھی اس کو کوئی چاکلیٹ بھجوا رہا ہے, کوئی کچھ بھجوا رہا ہے. کچھ مکین جب واپس آتے ہیں تو اس کو پھولوں کے گلدستے دیتے ہیں. تو بڑا حرمیت مطلب ایک یکجہتی کا مطلب مظاہرہ کرتے ہیں وہ لوگ بھی, اور یہ بھی یہ جس طریقے سے حفاظت کر رہے ہیں. بہت خوبصورت بات ہے, بہت اچھی بات ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ ان حالات میں جو یوکرین کو جس طرح تباہ کر دی ہے, وہاں پہ جس طرح لڑائی چل رہی ہے, ہلاکتیں ہو رہی ہیں, اس کے باوجود ایک شخص جس نے ایک رسپانسبلٹی لی ہے. تو مجھے تو ایک پرانی اس 1947 کی ایک بات میرے جو دادا جی کیا کرتے تھے کہ بہت سارے لوگ جو ہمارے رشتہ دار تھے تو انہوں نے اپنی چابیاں جو ہیں وہ جب جا رہے تھے پارٹیشن میں تو اپنے گھروں کی, اپنی جائیداد وغیرہ کی نا یہاں پہ جو مقامی جو ہمارے مسلمان بھائی تھے ان کو دے دی, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم واپس آئیں گے. تو بہت سارے لوگ جو تھے, ہمارے دادا جی کہا کرتے تھے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جتنے بھی مسلمان تھے ہمارے دوست, وہ کہا کرتے تھے اب وہ لوگ کب آئیں گے کہ اپنی جائیدادیں جو ہیں وہ واپس لے لیں, کیونکہ عرصہ ہو گیا وہ دوبارہ نہیں ہے. اور وہ لوگ بھی اسی انتظار میں تھے کہ ہم دوبارہ حالات سدھرنے کے بعد جائیں گے, لیکن وہ جائیدادیں وہ ساری چیزیں یہاں پہ رہ گئی. اب آپ یہاں یوکرین کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی اس قسم کے حالات ہیں کہ لوگ مختلف علاقوں میں مہاجر بن گئے ہیں, اپنے گھروں کو چھوڑ کے, اپنے اپنوں کو چھوڑ کے, اور بہت سارے شہر جو ہیں وہ خالی ہے, لیکن ایک شخص جو وہاں پہ بیٹھا ہے اور وہ حفاظت کر رہا ہے, ایون پودوں کے بھی حفاظت وہ کر رہا ہے. تو اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے روح صاحب؟ بڑی اچھی بات ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. سوئٹزرلینڈ میں دنیا میں سب سے پتلی گھڑی کا مقابلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. یہ میں نے بھی سوئٹزرلینڈ میں واش میکر ویلی جو ہے, ویلڈ ایشو اس کو بولتے ہیں, وہاں پہ جا کے دیکھا ہے کس طرح سے گھڑیاں بنانے والے لوگ جو ہیں وہ کھیتوں میں بیٹھا کرتے تھے کسی زمانے میں, وہ آدھا وقت کھیتی باڑی کرتے تھے, آدھا وقت گھڑیاں بناتے تھے. آغاز جو اس کا ہوا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. ویسے جس طرح روح صاحب سوئس گھڑیاں جس طرح مشہور ہوتی ہیں اسی طرح, ہاں آپ تو گئے بھی ہیں, تھوڑا سا بتائیے اس حوالے سے بھی. ہاں لیکن اب تو باقاعدہ پروفیشنل فیکٹریاں ہیں, وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں, اور سوئٹزرلینڈ کی بنی گھڑی ابھی بھی دنیا میں نمبر 1 گھڑی کہلاتی ہے. تو دنیا میں مقابلہ چلتا رہتا ہے سب سے پتلی گھڑی کون بنائے گا. اس حوالے سے اب جو گھڑی ہمارے سامنے آئی ہے یہ کمپنی نے بنائی ہے جو صرف 1 کچھ ملی میٹر کی ہے, بہت ہی پتلی ہے. اس سے پتلی گھڑی اب تک موجود نہیں ہے. اب گھڑیاں بنانے میں جس طرح آپ فوٹیج میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے بڑا مہارت کا کام ہوتا ہے, اس کے نقشوں اس کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں, ڈیزائن کے مطابق اتنا باریک کام ہے, چھوٹے چھوٹے پرزے, اور جتنی پتلی گھڑی ہوگی اتنے زیادہ اس کے پرزے بھی اور زیادہ باریک ہوتے چلے جائیں گے. تو اس کو مینٹین کرنا, پھر یہ کہ گھڑی چلتی بھی رہے, اور مطلب یہ کہ یہ آپ کا مقابلہ جو ہے وہ بھی کرتی رہے پورا, اور وقت بھی صحیح بتا رہی ہو پورا مقابلہ. اور روح صاحب ہم دیکھیں کہ بڑا باریکی کا کام ہے. ہم تو دیکھتے تھے ہمارے جہاں پہ وہ گھڑی ساز بیٹھتے تھے تو ہم ان کو اکثر گھڑی خراب ہوتی تو ان کی طرف جب دیکھتے تو کتنا مشکل ہوتا تھا ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرانا. لیکن اس کو اگر آپ دیکھیں کہ بھئی اتنی پتلی گھڑی جو دنیا میں پہلی بار آئی ہے, تو آپ سوچیں کہ کس قسم کا باریکی سے اس میں کام کیا ہوا ہوگا اور بڑی مہارت سے یہ ساری چیزوں کو ٹھیک کیا ہوگا. تو میرے خیال میں چیزیں جو ہیں دنیا جس طرح ترقی کر رہی ہے اسی طرح چیزیں بھی ترقی کر رہی ہیں, اور چیزیں بدلتی جا رہی ہیں تیزی سے. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ گھڑیوں کے ایک سائز ہوتا تھا, اور سائز بدلتے بدلتے بھاری بھرکم گھڑی جو ہے, بہت سارے لوگ ہمارے علاقوں سے دور دراز جب باہر جاتے تو باہر سے آتے تھے تو وہ ایک گولڈن قسم کی گھڑی ہوتی تھی, وہ ایسے زیادہ کوشش ان کی ہوتی تھی دکھانے کی, تو کافی بھاری ہوتی تھی. لیکن آج ہم دیکھیں تو ایک نئی گھڑی آ گئی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اس میں بھی کافی بدلاؤ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. جی حرمیت, ہمیں چلنا ہے ایک بریک کی طرف, بریک کے آئیں گے. اور جس بات کی طرف ہم نے شروع میں بیان کیا تھا جس کا, اور وہ یہ ہے کہ جو عمران خان اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اعتراضات ہیں کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے, یہ مریم نواز کو ملتا ہے, حمزہ شہباز کو ملتا ہے, اور ان کے ساتھ مل کے گویا کوئی پلاننگ ہے جس کے تحت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ہرا دیا جائے. اس کی حقیقت کیا ہے, اس طرح کے الزامات لگانے کا مقصد کیا ہے, اس بارے میں بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اجازت دیجیے بریک کے لیے.
अस्सलाम वालेकुम राजी ब्रेक के बाद अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह हैं पिलडैट के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चल के ज़रा बात करेंगे। इमरान खान के इल्ज़ामात बढ़ते चले जा रहे हैं और यूँ महसूस होता है कि उनको कोई बहुत ही शदीद रंज है, गिला है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जिसके ऊपर वो इस बुनियाद पे इतना ज़्यादा चीख पुकार कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने इनके इन इल्ज़ामात का नोटिस भी ले लिया है, लेकिन देखा जाए तो इसकी हकीकत है क्या? वो क्यों इतने ज़्यादा सीख पा हो रहे हैं, क्यों इतने ज़्यादा इल्ज़ामात लगा रहे हैं? यही सवाल रखते हैं अहमद बिलाल साहब के सामने। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर यही फरमाइए सबसे पहले कि ये क्या बग़ैर सबूत के इमरान खान साहब अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस तरह के, तो उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? क्यों वो इतने ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं? रऊफ साहब, ये तो आपको आपके इल्म में होगा और याद भी होगा कि जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब नए नए आए थे तो उस ज़माने में चूँकि इमरान खान साहब भी इनको प्रपोज करने वाले थे, तो ये बहुत मुसरत का इजहार भी किया था। इन्होंने पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी काफ़ी इल्ज़ामात दिए थे, इनकी तारीफ की थी और कहा था कि अब हालात ठीक हो जाएंगे और अब हमें कोई शिकायत नहीं होगी कि ये कोई जानिबदाराना काम हो रहा है, क्योंकि पिछले चीफ जस्टिस के बनाए जाने में इनका तो कोई मशवरा शामिल नहीं था। किया गया था लेकिन इतना ज़्यादा मशवरा शामिल नहीं था। लेकिन उसके बाद से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनसे आदमी नतीजा अखज़ कर सकता है, क्योंकि शहादत तो इन्होंने कोई नहीं दी। हालांकि ये इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं पिछले इलेक्शन कमिश्नर को भी देखता रहा हूँ, उनके मुकाबले में कहीं ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ कोई चीज़ गलत भी होती है उसको ठीक करने के लिए सीरियसली कोशिश करते हैं। मसलन डस्का के इलेक्शन के ऊपर मुझे नहीं लगता था कि वो इस हद तक दूर तक जाएंगे और उसकी तहकीक करेंगे और आइडेंटिफाई कर लेंगे कल्प्रिट्स को, फिर उनको सज़ा दिलवाने के मरहले में भी दाखिल हो जाएंगे। ये पहले कभी नहीं हुआ था। अब ये दो तीन बातें जिनकी वजह से मुझे लगता है कि शायद एक तो वो डस्का का तजुर्बा ऐसा था क्योंकि उसमें बराह रास्त पीटीआई के जो लोग थे उनको नेम किया गया था और फिर चंद गवाहों ने आके भी उनका नाम लिया और फिर उसके नतीजे में वहाँ इलेक्शन दोबारा हुआ तो दोबारा इलेक्शन में पीटीआई के जो साहब जीत रहे थे वो साबित हुआ कि वो गलत जीत रहे थे, वो हार गए। तो एक तो ये वजह हो सकती है जिससे उनके कान खड़े हो गए हों। और दूसरी बात मुझे यूं लगता है कि ये शायद ये फॉरेन फंडिंग का जो केस है उसके ऊपर जो चीज़ें अब तक सामने आई हैं, जैसे आपकी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट थी, उससे भी कुछ हालात पीटीआई के मुआफिक नहीं लगते, उनके हक में नहीं लगते। तो उसका अगर कोई फैसला ऐसा कल को आए जो पीटीआई के ज़्यादा हक में ना हो तो उसकी पेशबंदी भी हो सकती है कि पहले से इलेक्शन कमीशन को इतना बदनाम कर दिया जाए और उसके खिलाफ इल्ज़ामात लगाए जाए कि कल को अगर कोई फैसला आए भी तो कह दिया जाए कि हम तो ये कह रहे थे। और तीसरी आखिरी बात ये भी हो सकती है कि अब ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं डू एंड डाई किस्म के हालात लगते हैं बाई इलेक्शन में। अच्छा अहमद बिलाल साहब, अगर हम देखें इसमें इलेक्शन कमीशन के साथ साथ कल फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद उनका जो मौक़िफ़ था वो ये था कि जजेस और जर्नल जो हैं वो बंद कमरों में अगर फैसले करेंगे तो इस किस्म के फैसले आएंगे और अगर वक्त आएगा इनके पास रस्सियाँ कम पड़ जाएंगी और हमारे सर जो है वो और ज़्यादा होंगे। आप ये नहीं समझते कि इस किस्म के बयान को फिर हम देखते हैं, फिर हम शेख रशीद साहब का जो बयान है वो देखते हैं कि एक तरफ स्टैब्लिशमेंट पे और इदारों पे काफ़ी तनकीद की जाती है तो दूसरी जानिब स्टैब्लिशमेंट से बात करने की, सुलह करने की पेशकश भी की जा रही है, यानी गुजारिश की जा रही है शेख रशीद की जानिब से कि भाई आप हमसे सुलह कर लें। समझ नहीं आ रही ये खेल कैसा खेला जा रहा है पीटीआई की जानिब से। ये बात तो इमरान खान साहब भी एक से ज़ायद दफ़ा कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, उनको हमारे साथ होना चाहिए। यानी उनको उनकी न्यूट्रलिटी पे एतराज़ नहीं है, उनको तो एतराज़ ये है कि हम उनके साथ मिल जाए या वो हमारे साथ मिल जाए। शेख रशीद साहब भी यही कर रहे हैं। तो ये तो आजमूदा सा नुस्खा है ना कि आप बैक वक्त आप दोनों चीज़ें कोशिश करते हैं और किसी एक चीज़ में भी आपका कोई जैसे होते हैं ना गुड कॉप बैड कॉप वाली सिचुएशन, वो आपने भी
लगता है कि इमरान खान साहब और उनके हामियों ने भी ये सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन ये बहुत नुकसानदेह है उनके लिए, अपने लिए भी, उनकी पार्टी के लिए भी और मुल्क की सियासत के लिए भी, जिस अंदाज में वो तनकीद करते हैं। आपने फवाद चौधरी साहब का कल का जो हवाला दिया है वो इंतहाई टॉक्सिक कमेंट्स थे उनके, उनमें कुछ बातें सही भी हो सकती हैं, लेकिन वो खासतौर पे इस बैकग्राउंड में जिसमें पीटीआई रही है और फवाद चौधरी साहब रहे हैं, उसमें वो बात सजती नहीं है। हालांकि लेकिन अहमद बिलाल साहब, अगर हम देखें कल आज एक अखबार में आपकी नजर पड़ी होगी एक अखबार पे, जिसमें बड़ा खूबसूरत सा कार्टून भी छपा हुआ है, जिसमें अमेरिका की जानिब से भी इस बयानी की, जो खान साहब जिस रिजीम चेंज की बात करते हैं तो उस बयानी को की तरदीद की गई है। फिर कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बयान आया, पार्लियामेंट को हम देखें या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को देखें, वहां से ये सारी चीजें रिजेक्ट हुई, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि खान का ये बयानिया आवाम में उसी तरह पॉपुलर है, मकबूलियत के मेरे ख्याल में रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। हर जगह ये बयानिया, जहां हम आवाम में जाते हैं तो वो ये बात करते हैं कि अमेरिका ने ही गिराया खान साहब को। आप नहीं समझते कि ये बयानिया कमजोर नहीं पड़ रहा है, बल्कि और इसको? जी, ये बात आपकी सही है कि ये बयानिया कमजोर नहीं पड़ा, और अवाम की एक बड़ी तादाद की, अब ये तो बड़ा मुश्किल है कहना कि अक्सरियत की हमायत है, लेकिन एक बड़ी तादाद की हमायत इसे हासिल है, और उनके जलसों में भी जो तादाद नजर आती है। और मैं पढ़े लिखे अच्छे खासे दानिश्वर किस्म के लोगों में एक कम अज कम फॉरेन सेक्रेटरी भी है, उन्होंने भी तकरीर कर डाली है इसके हक में, तो एक बड़ी तादाद वाकई इससे मुतासिर है। और ये जब एक बार ये इमरान खान साहब की, मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स को भी दाद देनी चाहिए कि उन्होंने जिस अच्छे तरीके से कम्युनिकेट किया है इस चीज़ को, जिसको मैं ज़ाती तौर पे शायद ना बिलीव करता हूँ, लेकिन अवाम की एक बड़ी तादाद को उन्होंने अपना ख्याल बनाया है। तो इससे ये भी साबित होता है कि जो लोग इस बयानिए को सही नहीं समझते, उनके पास हक़ाइक़ भी हैं, वो इसको कम्युनिकेट करने में उस तरह से कामयाब नहीं रहे। यानी PMLN और उनकी इत्तेहादी जमातें, हालांकि उनके पास वसाइल भी हैं, उनके पास तरीके भी हैं, वो इसको अच्छी तरह से काउंटर नहीं कर सके। इससे तो ये साबित होता है। अच्छा अहमद बिलाल साहब, इसके साथ ही अगर इसको जोड़ लें, हालांकि जिसका हवाला हरमीत ने भी दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उठा के एक तरफ से उसको रिजेक्ट कर दिया, उस पूरे बयानिए को, उस एलिगेशन को जो उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं गई, यहाँ पे जब हमने पेशकश की कि हमें आके दिखाए जाएं वो लेटर वगैरह, वो नहीं दिखाए गए, उसके बारे में कोई तफसील नहीं दी गई, अपोजिशन पार्टीज़ को कोई तफसील नहीं दी गई। तो एक खाली ख़त था जिसको हवा में लहराया एक जलसे के अंदर, और उस बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब ने कह दिया कि अमेरिका की साजिश हुई है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आवाम को समझने में कि भाई सुप्रीम कोर्ट कह रही है, नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है उसने कह दिया कि ऐसी कोई साजिश नहीं थी, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा? इससे फ़र्क पड़ने में देर लगती है। देखिए, अपने एक जलसे में इमरान खान साहब जितना ग्राउंड कवर कर लेते हैं, एक तो वो हज़ारों लोग जो वहाँ पे आए होते हैं, बाद केसेस में उनका दावा है कि लाखों लोग आए होते हैं, बराह रास्त सुन रहे होते हैं, और एक टीवी पे लाइव कवरेज हो रही होती है, उन तक ये बात पहुँच रही होती है। उसके मुकाबले में आप ये देखिए कि आपने 110 सफ़े का अंग्रेजी ज़बान में लिखा हुआ जो फैसला है वो कितने लोग पढ़ते हैं, फिर उसका तर्जुमा करके या उसको ट्वीट की शक्ल में या उसको दीगर खबरों के अंदाज में कितने लोग पढ़ पाते हैं। तो बहुत आउटरीच कम है, लेकिन इमरान खान साहब की आउटरीच बहुत ज्यादा है। उसके जो मुखालिफिन हैं, जैसे मरियम नवाज साहबा है, वो अगर इस किस्म के फैसलों को लेके उनकी आम जबान में तरवीज करेंगी तो फिर शायद दूसरा पहलू भी सामने आएगा। लेकिन ये सारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बातें और ये जो सुप्रीम कोर्ट की बातें हैं, ये इसको फिर इनडायरेक्टली लोगों तक पहुंचाने के लिए ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, उसमें टाइम लगता है। इतने अरसे में इमरान खान साहब एक और जलसा कर लेते हैं, तो ये जलसों का जवाब तो जलसों से ही हो सकता है, जो कि इस वक्त देने की कोशिश हो रही है, लेकिन बाजार लगता है कि इमरान खान साहब की कोशिश ज्यादा कामयाब है। अच्छा ये फरमाइए कि आपने जैसे जिक्र किया कि बहुत डू एंड डाई वाली सूरत हाल है एक तरह की, ये जो इलेक्शन है 20 सीटों के ऊपर 17 को इलेक्शन होने हैं, 17 जुलाई को पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात होने, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दारो मदार है। तो अगर फ़र्ज़ किया इमरान खान साहब, एक तो आपका एनालिसिस भी लेना चाहूँगा मैं कि आपके ख्याल में आपके सर्वे जो हैं वो क्या बताते हैं कि कौन सी पार्टी आगे है, और दूसरी बात यह है कि अगर इमरान खान साहब
5-6 सीटें तक महदूद रह जाते हैं, तो उससे उनकी जद नहीं पहुंचेगी इस बयानिए को कि ये बयानिया रिजेक्ट हो गया? फिर पहली बात तो ये है कि अगर बिलफर्ज इंतखाबात के नताइज इमरान खान साहब की मर्जी के ना आए तो ज़्यादा उम्मीद यही है कि वो उसको तस्लीम भी नहीं करेंगे। उसकी वो ज़मीन पहले हमवार कर चुके हैं और फिर उसके जवाब में शायद वो कोई तहरीक चला सकते हुए तो तहरीक उसमें से उसके जवाब में चलाने की कोशिश भी करेंगे, इर्रेस्पेक्टिव के इलेक्शन कैसे हुए हैं। पहली बात तो ये कि अल्लाह करे कि पुरअमन इंतखाबात हों, जैसी फिजा बन गई है उसमें डर ये भी लगा रहता है कि ये कुछ तशद्दुद की तरफ का बात चली जाए, इंतखाबात हो जाए, पुरअमन हो जाए, और अगर उन इंतखाबात में कोई धांधली नहीं हुई तो उसके खिलाफ तहरीक चलाना भी शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि इंतखाबात कैसे होते हैं। अगर इंतखाबात के नताइज में ये भी मुमकिन है कि बिलफर्ज 20 में से 10 सीटें या 11 सीटें इमरान खान साहब जीत भी जाए तो भी इमरान खान साहब के लिए विन विन सिचुएशन ये हो सकती है कि वो ये कह सकते हैं कि मेरे बयानिए को ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई है, लेकिन वो दूसरी सूरत में PMLN भी 9 सीटें ले जाने के बाद हुकूमत अपनी कायम रख सकती है, तो ये उनके लिए भी जीत हो सकती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कोई इस तरह का कांटे का मुकाबला है कि तकरीबन बराबर बराबर के करीब सीटें जीतेंगे। 10-11 सीटें एक फरीक जीत जाएगा और 10-11 दूसरा शायद जीत सकता है। तो इसके नतीजे में पंजाब में जो टारगेट है वो तो यही है ना कि वो हुकूमत बना पाए, और हुकूमत बनाने के लिए मौजूदा हुकूमत को तो 9 सीटें चाहिए और PTI को चाहिए ज़्यादा सीटें। तो अब ये देखने वाली बात है कि नतीजा किस तरफ जाता है और उसके नतीजे में ये हमारे जो दोनों बड़े पहलवान हैं ये फिर क्या पोजीशन अडॉप्ट करते हैं। बहुत मेहरबानी आमिर बिलाल साहब, थैंक यू इनके लिए। जैसे बिलाल साहब कहते हैं उनके ख्याल के मुताबिक बहुत कांटे का मुकाबला होगा। हमने पहले अपने प्रोग्राम में जिक्र किया है कुछ और एनालिस्ट के साथ भी जिनका ख्याल ये है कि इस कांटे के मुकाबले में जिस वक्त इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे तो शायद इमरान खान साहब के हस्बे मंशा सीटें उनको ना मिलें। अस्सलाम वालेकुम नवाजी भाई के बाद मैं पहले आपको एक रिपोर्ट छोटी सी दिखा दूं, उसके बाद हम बाकी चीज़ों की तरफ चलेंगे। पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंटर क्लब जो हॉकी टूर्नामेंट है, हॉकी चैम्पियनशिप है, उसका रंगारंग इफ्तिताह हुआ है। ये निश्तर पार्क में स्टेडियम में इसका इफ्तिताह हुआ। अख्तर रसूल साबिक ओलंपियन जो हैं उन्होंने यहाँ पे आके ख़िताब किया, वो मेहमान खुसूसी थे। और जो टीमें हैं 10 टीमें जो हिस्सा ले रही हैं पूरे पाकिस्तान से, उन टीमों ने यहाँ पे परेड भी की। उस परेड ने समा बांध दिया। हॉकी किसी ज़माने में क्लब्स की सूरत में हमारे यहाँ बहुत खेली जाती थी और उस बुनियाद के ऊपर हम पाकिस्तान के में ये कहा जा सकता है कि जो प्लेयर्स हैं वो भी इन्हीं क्लब से निकलते होते थे। लेकिन फिर कुछ यूँ हुआ कि क्लब्स ख़त्म हो गए और उसके साथ ही ये टूर्नामेंट्स का भी ख़ात्मा हो गया और फिर पाकिस्तान तनाज़ुली का शिकार हो गया। अब ये जो एक दोबारा से कोशिश हो रही है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के मैंने जैसे बताया ये इंटर क्लब उनकी चैम्पियनशिप है, उन्होंने इसका इनकाद करवाया। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में बहाली का काम तेज़ी से जारी है, बहाली के काम की कोशिश हो रही है कि हॉकी को किसी भी सूरत में ज़िंदा रखा जाए। तो आपको थोड़ी सी फुटेज भी दिखाते हैं, इसकी पैकेज भी दिखाते हैं। और ये मैं बताऊं कि ये जो टीमें हैं इसमें सिंध के भी हैं, बलूचिस्तान के भी हैं, पंजाब के भी हैं, इस्लामाबाद का भी एक क्लब है जो इसमें शिरकत कर रहा है। इंटर क्लब है चैम्पियनशिप। और अख्तर रसूल साहब मैंने आपको जैसे पहले बताया इसमें थे। बड़ी रंगारंग तकरीब हुई है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो प्लेयर्स इसमें से निकलेंगे वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करेंगे। बहुत पीछे पाकिस्तान गया एक ज़माना था जब हॉकी के बारे में कहा जाता था कि पाकिस्तान ने तकरीबन तमाम बड़े बड़े इवेंट्स 80s की बात है, अब ये बहुत पुरानी बात हो गई है, जिस ज़माने में पाकिस्तान बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट जीत चुका हुआ था। एशिया कप उसके पास था, वर्ल्ड कप उसके पास था, ओलंपिक गोल्ड मेडल उसने लिया हुआ था। और फिर जिस ज़माने की बात हम करते हैं उसमें समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, हसन रसूल, अख्तर रसूल जिनकी बात हम बात कर रहे हैं, हसन सरदार अख्तर रसूल, ये वो प्लेयर थे जो आके
انہوں نے اپنا نام بنایا اور پاکستان کا بھی نام روشن کیا. ہرمیت کبھی ہاکی کھیلنے کا موقع ملا ہے؟ صاحب آپ کی بات درست ہے. کھیل خاص کر ہاکی ایک وقت اتنا جو 90s کی اگر میں بات کروں تو بہت زیادہ فیمس تھا, اور میں نے اسکول کے ٹائم میں تھوڑی بہت کھیلی, زیادہ نہیں کھیلی ہے, لیکن اس وقت ہاکی بہت زیادہ مشہور کھیل تھا. کرکٹ کے بعد اگر ہم نے دیکھا ہے تو گلیوں کوچوں میں ہر بندہ, مجھے اپنا بھی یاد ہے کہ میرے والد صاحب جب بھی شہر کی طرف جاتے تھے تو میں ان کو سے یہ کہتا تھا کہ بھائی بابا جی میرے لیے نا آپ ہاکی سٹک لے آنا, اور یہ ہر گھر میں ہر بچوں کی ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی. اور آپ کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح زوال ہوا ہاکی کا, اور ہمارے ملک میں ہاکی جس طرح ٹاپ پہ جا رہی تھی, جس طرح آپ نے بڑے بڑے کھلاڑیوں کے نام جو آپ نے ابھی بتائے تمام تر ناظرین کو, تو میرے خیال میں ہاکی بہت مشہور تھا. لیکن زوال آتے آتے کہ ایک تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ایتھلیٹس ہیں ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہوتا. پھر ہاکی میں جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ہاکی میں جو بھی کھلاڑی آتا تھا اس کو سپانسر مل جاتا تھا, اس کو وابڈا یا دیگر ایسے ادارے جو ہیں اپنے ساتھ جاب ان کو دے دیتے تھے. لیکن اب ہم نے ایسے کئی کھلاڑیوں کو دیکھا ہے جن کا تعلق مختلف شہروں سے ہے. خاص کر میں کراچی کا ایک پلیئر دیکھ رہا تھا جو بہت ہی کامیاب ترین پلیئر تھا, لیکن اس کے پاس پھر اتنے پیسے نہیں تھے سروائیو کے لیے کہ وہ گنے کا جوس بیچنے پر وہ مجبور تھا سڑکوں میں. اسی طرح بہت سارے کھلاڑی جو ہیں وہ اپنی دکانیں لگا چکے ہیں, کوئی ریڑھی لگا چکا ہے. تو اس قسم کے حالات ہیں, لیکن اب یہ چیز بہتری کی طرف اگر آ رہی ہے, اقدام اٹھایا گیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. آپ کی بات درست ہے کہ کلب سے, مختلف علاقوں سے, سکولز کے لیول پہ, جو سکول لیول پہ ہوتے تھے آپ کو بھی یاد ہوگا مختلف ٹیمیں نکلتی تھی, ڈسٹرکٹ لیول پہ جاتی تھی, ڈسٹرکٹ سے صوبائی سطح پر, صوبائی سے پھر قومی سطح پر جب وہ ٹیمیں ٹکراتی تھی تو اس سے نیا ٹیلنٹ جو ہے وہ سامنے آتا تھا, اور وہ ٹیلنٹ جو ہے آگے جا کے ملک اور قوم کی وہ خدمت کرتے تھے. اور ظاہری بات ہے کہ کھیل میں ایک منفرد کھیل وہ پیش کرتے تھے. تو میرے خیال میں ہاکی دوبارہ آنی چاہیے. جس طرح ہم دیکھیں پڑوس میں ہمارے وہ ممالک جو کبھی ہاکی میں کبھی ہم سے جیتے نہیں تھے, آج وہ کس پوزیشن پہ ہیں, انہوں نے زیادہ فوکس کر دیا ہے. تو میرے خیال میں تمام تر ان اداروں کو جنہوں نے پہلے بہت سپورٹ کیا ہاکی کو, دوبارہ ان کھلاڑیوں کو بھی سپورٹ کرنا ہوگا. کیونکہ ظاہری بات ہے فائنینشلی جب آپ کے حالات کمزور ہوں گے تو جو کھیل ہم توقع کرتے ہیں وہ کھیل ہم پیش نہیں کر سکتے, وہ کھلاڑی بھی پیش نہیں کر سکتی, کیونکہ ایک طرف مالی مشکلات کا ان کو سامنا ہوتا ہے, پھر آگے کھیل پر بھی توجہ دینی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں ان کے مالی مسائل جتنا اس وقت ہاکی کے کھلاڑیوں کو جتنے وہ شکار ہیں, یا ہاکی کے کھیل کو جتنے مسائل کا سامنا ہے, تو سب سے پہلے ان تمام تر مسائل کو حل کرنا ہوگا. جتنے کھلاڑی ہیں ان کو مالی طور پر ذرا ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہوگا, ان کو کہیں نہ کہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے انشورنس ان کو کرنا ہوگا. تو میرے خیال میں یہ کھیل جو ہے دوبارہ اٹھ سکتا ہے, اور دوبارہ جس طرح ماضی میں ہمارے کھلاڑیوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے تو وہ دوبارہ بھی روشن کرنے کے لیے تیار بیٹھے. اور ظاہری بات ہے ہم نے بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, تو وہ ایک جذبہ رکھتے ہیں کچھ کرنے کا, کچھ نیا کرنے کا, اور خاص کر اپنے ملک کے لیے. تو میرے خیال میں یہ جذبہ اگر انہوں نے دکھانا ہے, اور اگر ملک میں ہاکی کو دوبارہ لا کر کھڑا کرنا ہے, تو بہت زیادہ سپورٹ اس وقت حکومت کی جو ہے وہ سپورٹ کی ضرورت ہے تمام کھلاڑیوں کو اور ہاکی کے اس کھیل کو. اور ہرمیت نے بڑی اچھی چیزوں کی طرف, اچھے انداز سے چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے. جس زمانے میں خود ہاکی کھیلتا رہا ہوں, اور مجھے یاد ہے کہ اسکول کی کلبز ہوتی تھی, اسی طرح سے کالج لیول کے اوپر گورنمنٹ کالج کی, اسلامیہ کالج کی ٹیمیں ایسی تھیں جن کا مقابلہ ایسا ہوتا تھا کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ پاکستان لیول کا مقابلہ ہو رہا ہے. اور میں جس زمانے میں کھیلتا تھا گورنمنٹ کالج کی طرف سے, اس وقت گورنمنٹ کالج کی ٹیم میں کم از کم 7 پلیئر ایسے تھے جن کا تعلق پاکستان سے تھا, پاکستانی ٹیم سے تھا, وہ وہاں پہ کھیلا کرتے تھے. اسی طرح اسلامیہ کالج میں بے شمار پلیئر ایسے تھے جو نیشنل لیول کے اوپر اپنا نام روشن کرتے تھے. تو اگر کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر یہی ہے, ہمارا قومی کھیل ہے, ہم کہتے ہیں ہاکی قومی کھیل ہے, اس کو پیچھے نہیں جانے دینا چاہیے. اس کے لیے جو تجاوزات, سفارشات ہرمیت نے دی ہیں بہت وہ ویلڈ ہیں, اور ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ہمیں چلنا ہے ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد واپس آئیں, سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. جی السلام علیکم. آج بریک کے بعد آج دنیا بھر میں نوجوانوں کا ہنر مندی کے حوالے سے عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نوجوانوں کو ہنر مند بنانا کتنا زیادہ ضروری ہے. پاکستان میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی آبادی اس وقت تقریباً 60-65% ایسی ہے جو یوتھ پہ مشتمل ہے. تو یوتھ جو ہے
उसको कोई डायरेक्शन देना, उसको कोई हुनरमंद बनाना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अनस्किल्ड किस्म के लोग जो रह जाते हैं वो माशरे के ऊपर बोझ बनते हैं। और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान को हर साल 30 से 35 लाख लोगों को जॉब्स के ऊपर लेके आना है, उनको जॉब्स देनी है। ये जॉब्स तभी मिल सकती हैं अगर लोग, जैसे मैंने कहा, कि हुनरमंद होंगे। अगर वो सिर्फ आम से सरसरी से सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ के निकलेंगे तो वो कोई काम की जॉब तलाश नहीं कर पाएंगे। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं लाइफ कोच हैं साहिल नदीम साहब। उनसे चल के बात करते हैं क्या तरीक़ेकार हो, किस तरीके की स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए। साहिल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये फरमाइए, एक तो आज आलमी दिन है हुनरमंदी के हवाले से यूथ का, तो आप लाइफ कोच हैं, क्या पैगाम देते हैं लोगों को, क्या करना चाहिए हुनरमंद बनने के लिए? जो एक शॉर्टकट है ना, जो कि इस हमें करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे 20 साल से ऊपर हैं, जो 20 और 30 के बीच में एक्चुअली, क्योंकि 40 साल के बाद तो बंदा खुद ही अपनी बेंचमार्किंग करता है, वो फिर धक्के खा खा के सीख चुका होता है या फिर गिव अप कर चुका होता है। तो ये जो बच्चे हैं इनको हमें सबसे पहले तो really need to reintroduce the benchmarks। हमारा जो पाकिस्तान का मसला है, जो मैं यूथ के साथ जितने भी प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, उनकी बेंचमार्किंग इतनी कोई निचली सतह पे कर दी जाती है, माँ बाप के थ्रू ही, ऑफ कोर्स सर्वाइवल साइकोलॉजी कहते हैं उसमें, कि बस कम से कम इतना तो हो जाए, कम से कम इतना तो हो जाए। और वो होता ही है कि वो इतने लो बेंचमार्क्स के ऊपर अपने आप को सेटल कर चुके हैं कि मैं जितना मर्जी वक्त गुजार लूँ इस बच्चे को स्किल देते हुए, जब उसने इंटरनल जो उसके अंदर की मूवमेंट है ना, तहरीक जो है, वो तहरीक इतनी छोटी उम्र की होती है और छोटे सतह के ऊपर सेटल कर लेता है अपने आप को, कि वो इस काबिल नहीं होता कि उसको ग्लोबली कंपेयर किया जाए। किसी भी स्किल में आप ले लें, हमारे डॉक्टर से लेके हमारे मैकेनिक्स, गाड़ी के मैकेनिक्स को भी ले लें आप, क्वाइट फ्रैंकली गाड़ी के मैकेनिक्स पे ग्लोबली एक्सपोज है, क्योंकि गाड़ी इटसेल्फ डिमांड करती है कि एक मेजरेबल टेंजिबल एंटिटी है, तो इसको इसी लेवल पे ठीक किया जाता है इस इंजन को। मगर हमारे जो बाकी के जितने भी शोबे हैं ना, जो कि क्रिटिकल शोबे हैं, जहाँ पे पैदा कंपैरिजन करके आप नेशनल हेल्थ ऑफ द यूथ एक नेशनल लेवल मेजर करते हैं, तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान की किसी भी इंडस्ट्री में अंदर, स्पेशली टेक्नोलॉजी के अंदर, आईटी इंडस्ट्री के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा विजिबल होती है, दुनिया में नजर आती है कि आपकी क्या एडवांसमेंट है, वो हमारे लड़कों और लड़कियों के बेंचमार्क्स ही इतने लो है और उनकी इतनी अर्ली सेटलमेंट्स हैं कि आप उनसे बड़े काम नहीं कभी ले सकते। बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप कभी भी नहीं उनको इन्वॉल्व करेंगे। और वो इतना कोई बड़ा कैंसर है कि वो ये ज्यादा बड़ा कैंसर है, बजाय इसके ये सोचा जाए कि कितने यूथ स्किलफुल नहीं है, कितना यूथ स्किलफुल नहीं है, तो फिर एक रिएक्टिव मेजर के अंदर कुछ ना कुछ करेगा वो, ज्यादा नान नफका तो करना है ना उसने कहीं ना कहीं से। मगर जो स्किल लेबर है और उसको वो एक फॉल्स कॉन्फिडेंस देता है अपने आप को भी और बाकियों को भी, और उससे क्रेडिबिलिटी इतनी डैमेज होती है कि आप पाकिस्तान पे आप देखें, ग्लोबल रिलायंस बिल्कुल जीरो है किसी भी सेक्टर में। आप देखें इंटरनेशनल पुल जब भी आता है किसी भी नेशन का कि किस स्किल की रिक्वायरमेंट को सबसे पहले ऑफ किया जाए, तो पाकिस्तान का तो टॉप 50 में नंबर भी नहीं आता, और किसी वजह से ही नहीं आता। We'll have to be very honest with ourselves। मैं भी बाहर से अगर जब अभी मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने अपनी खाली आईटी की रिक्वायरमेंट थी मेरी अपनी कंपनी की, और बहुत मेजर रिक्वायरमेंट थी। मैं कुछ 6-8 महीने पाकिस्तान की कंपनीज को प्रोजेक्ट करता रहा इंटरनेट के ऊपर, भैया ये मैंने काम लेना है, पाकिस्तानी यूथ को डेवलप करना है। मगर तय करता है मॉरल क्राइम्स को भी मैं साइड पे कर रहा हूँ, वो तो हमारे इसे यूथ के नहीं है ना, वो तो हमारे दुर्गान की वजह से आए हैं। तो साहिल साहब, आपने जिस तरह फरमाया शुरुआत में कि सबसे बड़ी बात ये जो आप देख रहे हैं, और आप ज़्यादा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते होंगे और मुख्तलिफ तकरीबात में भी आप पार्टिसिपेट करते हो, नौजवान भी आपके साथ ट्रैक करते हैं, लेकिन सर अगर हम देखें ये शॉर्टकट का मसला जो है ये कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। अब इससे सबसे बड़ी बात है कि शॉर्टकट से ये छुटकारा कैसे पाया जाए, नौजवानों को कैसे इससे दूर किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि जिसने शॉर्टकट अपनाया है तो बड़े मुश्किल से उसको वो जिस जगह जिस मंजिल वो पहुंचना चाह रहा है तो वहां पे पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका। शॉर्टकट्स जो भी जब भी लिए जाते हैं ना, किसी भी दो वजूहात हैं, पूरी दुनिया में शॉर्टकट लिए जाते हैं, मगर उन जगहों के ऊपर
जहाँ पे लोअर SEC जो है ना, लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स, उनकी प्रिवेलेंस होती है, पॉवर्टी लाइन के करीब होते हैं लोग। तो फिर पाकिस्तान ने दुनिया में ये फितरत है हमारी, साइकोलॉजी है हमारी, कि जब हम सर्वाइवल की लड़ाई लड़ेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि अच्छा मैं 5 साल का एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर लूँ, वो कहेगा अगले हफ्ते के वही पैसे चाहिए मुझे। तो वो फिर अपने सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट को यूज करते हुए वो किसी भी स्किल के अंदर, क्योंकि वो फिर घर से लेके आता है, उसके माँ और बाप रोज अपनी हार्डशिप्स बयान करते करते उसको पाल रहे होते हैं। तो जैसे ही वो किसी भी सेक्टर में एंटर होता है ना, जितने भी पैसे माँ बाप ने लगाए होते हैं उसके ऊपर, और जब फाइनली किसी एक फर्स्ट इंटरफेस को एंजॉय करता है किसी भी नौकरी में, किसी भी काम में, किसी भी बिजनेस में, एंटरप्रेन्योर, अब मैं तो ये मेजर एंटरप्रेन्योरियल बोर्ड में रहा हूँ, असेसमेंट बोर्ड में अभी भी हूँ ऐसी एक में, तो वो तो स्किल्ड लेबर को तो दूर की बात है, इवन आवर एंटरप्रेन्योर्स आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स एंड आई अंडरस्टैंड दैट दोस पीपल आर कमिंग फ्रॉम लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। दूसरा, उनके जो माँ बाप हैं वो पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से वैसे ही इनसिक्योर रहते हैं। मैं डायरेक्ट कॉल के ऊपर गया हूँ, इसका लिंक शायद आपके दिमाग में थोड़ा सा ना सेटल भी हो कि पॉलिटिकल अनरेस्ट का बच्चे के लोअर बेंच मार्क्स और सर्वाइवल साइकोलॉजी से क्या ताल्लुक है, बट इट इज डायरेक्टली एकेडमिकली प्रूवन। तो जब पिछली नस्ल आपको इतने जोर का प्रेशर डालेगी जो आपके तैयार नहीं किए गए होंगे उसके लिए, अपने घर में ही डोमेस्टिकली, तो आप प्रोफेशनली भी उसी तरीके की फिर हैफ हैजर्डनेस दिखाते हैं, विच इज वेरी नॉर्मल बिहेवियर इन एनी नेशन। आप साउथ अमेरिकन केस स्टडीज देखें, क्योंकि मैं बहुत तफसील से देखा हूँ, बिकॉज दे आर प्रीटी क्लोज टू आवर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिमिलरिटीज बहुत ज़्यादा हैं साउथ अमेरिकन जो मुल्क हैं उनकी पाकिस्तान से, इवन इजिप्ट की पाकिस्तान से। तो आप उनके भी यूथ को देखेंगे तो राउंड अबाउट इतनी ही ग्लोबल लेवल पे कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड होती हैं उनके बारे में भी, कि ये क्रेडिबल नहीं है, फ्रॉड करते हैं, ये छोटे शॉर्टकट करते हैं, काम चोर हैं ये। सेकेंडली, इनकी स्किल का क्वालिटी भी जो है ना, क्वालिटी ऑफ द स्किल, वो भी बहुत वीक लेवल के ऊपर है, लोअर 5% में आते हैं। तो ये क्या हो रहा है उधर, मतलब इतना भी नहीं मसला ना कि पाकिस्तान में हम ये सोच लें कि जी कोई नवाज शरीफ इमरान खान की वजह से हुआ है, या मौलवियों की वजह से हुआ है, या माँ बाप की, या फिर हमारे कल्चर की वजह से हुआ है, या इंडिया से कोई हम इंडियन साइकोलॉजी अभी तक रखी हुई जो 70 साल से छोड़ने रहे, ऐसा नहीं है। उसकी और बड़े नुकसान हैं जो मैंने भी लिस्ट बताई है, उसके तो बड़े घिनौने किस्म के नुकसान हैं हमारे। मगर ये एक साइकोलॉजिकल सिमिलरिटी आप देखेंगे कि आप इसी तरह के जितने भी मुल्क हैं ना, उनको मैंने बाकायदा हैंड पिक करके मेजर किया कि इनकी ग्लोबल इंडेक्सिंग के अंदर क्या क्या रिव्यूज आते हैं। हमारे वाले ही रिव्यूज आते हैं, आप अगर नाम हटा दें तो पता नहीं चल सकता कि पाकिस्तानी का रिव्यू आ रहा है या किसी एक्वाडोर के या पेरू के, कोलंबियन रिव्यू है या फिर इजिप्शियन रिव्यू है। तो इट्स प्रीटी सिमिलर। आप यूरोपियन यूथ की क्योंकि बेंचमार्किंग अलग है, उधर भी लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, उधर भी यही मामला है, मगर लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप का एक्सपोजर टू द क्रिटिकल फील्ड बड़ा कम होता है। दे हैव देयर ओन pathways to go into a very early settlement of labor work। पाकिस्तान का जो लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है उसको भी हमने उधर ही एक्सपोज किया, which is okay, I get that, I like that कि हर एक को एक्सपोजर मिले। प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग कि सिर्फ SEC B, SEC A को ही टेक्निकल फील्ड में आना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं वो खाली ये बता रहा हूँ कि when you see a diagram और correlation रन करते हैं आप statistically, तो आपको नजर आ जाता है कि हमारी जो पिछली 2-3 जनरेशंस को, चूंकि वो एकेडमिकली साउंड नहीं थे, पहले खानदगी की शरह बहुत कम थी, या फिर जो भी शऊर कम डेवलप हुआ था, उसकी वजह से उन्होंने असल में उन्होंने जल्दी की है। They went too soon in talking about those survival problems your kids, मतलब 12वें साल से पहले बच्चे को डराया उन्होंने, 15वें साल से पहले बच्चे को वो वाली क्रिटिकल प्रेशर डाले हैं कि जो कि उसके लिए उन्होंने खुद तैयार नहीं किया था उसको, और जो कि ऐसे का फिर विशेष साइकिल बन जाएगी। जिस चीज घर में ये वाला साइकिल टूटेगा, उस घर का बच्चा हायर बेंचमार्क के साथ बाहर आएगा, तो उसको उसके अंदर पेशेंस भी ज्यादा होगी, वो अपने ऊपर सीरियसनेस के ऊपर का मुजाहरा भी ज्यादा करेगा, जाहिर है फिर हार्डवर्क भी करेगा फिर सीखेगा, फिर अपने आप को ग्लोबल कंपैरिजन में लाएगा। आप अभी भी यूथ, किसी भी यूथ को उठाएं, किसी भी सेक्टर के यूथ को, इस वक्त जितने भी जो जेन जी के बच्चे एंटर हो रहे हैं फील्ड में, या जेन एक्स के बच्चे एंटर हो रहे हैं, तो आप देखेंगे अपने आप ग्लोबल कंपैरिजन में नहीं करते, वो अभी तक आपस में कंपेयर करते हैं पीयर टू पीयर के अंदर, तो ग्लोबल इंडेक्सिंग करते ही नहीं अपनी स्किल की क्वालिटी की या स्किल की कंपैरिजन की। और मतलब दूर से भी नाम नहीं आता, उनको इतना छोटा कर दिया गया है ज़हनी तौर पे कि वो कभी भी नहीं सोचेंगे क्या मैं
बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, क्या मैं बेस्ट डॉक्टर हूँ, क्या मैं बेस्ट इंजीनियर हूँ इन दिस फील्ड दुनिया में? नो, दे डोंट डू दैट. दे ओनली सी के अच्छा शुक्र है मैं डॉक्टर बन गया, अब मेरे जो घर के बिजली के बिल हैं वो पूरे हो जाएंगे. या फिर मेरे कजन्स में ये मामला था तो मेरी फैमिली मेरे बाप की सर नाक ऊंची हो जाएगी. दिस इज इससे नीचे नहीं गिर सकता ना कोई इंसान. तो दुनिया पूरी जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को सेट भी कर रही है और ऊपर से रीसेट भी कर रही है, इतनी इंप्रूव करती है. उनके ऊपर तो नहीं लगे होते ना. इट्स जस्ट अबाउट द डिफरेंस ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशंस. सो इट्स अ प्रीटी सिंपल डायग्राम. अगर आप इसको थोड़ी सी एहतियात से अगर देखें नंबर्स को. साहिल, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की है, बड़ा अच्छा बताया है, एक स्ट्रेटजी भी समझा दी, प्लान भी समझा दिया. ये बताइए कि जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल के ऊपर जाने से पहले ही क्या बच्चों को इस तरफ लाना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे आते आते भी उनके जहन काफ़ी पुख्ता हो गए होते हैं और फिर वो जो नीचे से बैकग्राउंड लेके आ रहे हैं वो उनके लिए बोझ बना होता है बजाय इसके कि वो उनको कोई हेल्प कर रहा हो. असल में इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू द पेरेंट्स, जो बहुत ज़्यादा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पेरेंट्स. 12-13 करोड़ लोगों को एक दिन में तो नहीं चेंज कर सकता, मगर 200 यूनिवर्सिटीज़ की फैकल्टीज को एक दिन में चेंज, माइंड सेट को एक दिन में चेंज किया जा सकता है. 200 इज नॉट अ बिग नंबर. 200 आप देखेंगे यूनिवर्सिटी के जितने भी ये वाइस चांसलर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं ना, आप इनसे इंटरव्यू करेंगे ना, कोई भी बाशऊर आदमी इंटरव्यू करेगा तो आपको पता चलेगा असल में इनकी दिमागी सतह, जहनी सतह, दाइट पस्त और बोने हैं छोटे छोटे. ये बेंचमार्किंग इन्होंने लो की हुई है. एक तो ये बिजनेस की नीयत से बैठे होते हैं, ये बच्चे की ग्लोबल डेवलपमेंट उनको पता भी नहीं होती. और मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ. ऑब्वियसली एक एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन मिल जाएंगे आपको, मगर जैसे ही आप देखेंगे कि जिस भी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के क्रिटिकल फैकल्टी के, मतलब स्टेम फील्ड फॉर एग्जांपल अभी ले लें आप, मैं स्टेम में जाता हूँ, ह्यूमैनिटीज में भी आप देख लें, तो जिस फैकल्टी में भी कोई प्रोफेसर या फिर कोई डिसीजन मेकर, एचओडी ग्लोबली एक्सपोज है और ग्लोबल बेंचमार्किंग कर रहा है, तो वो उसके असरात भी आपको नजर आएंगे. बहुत बड़ा डेल्टा क्रिएट हुआ होगा. थैंक यू साहिल, बहुत मेहरबानी. काफ़ी तफसील से आपने बताया. बहुत बुनियादी स्ट्रक्चर में, ढांचे में तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है अगर हमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कम्पीट करना है. तो ये बुनियादी अक्स अगर हम करें बात को तो वो ये बनती है. अभी चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी. जी अस्सलाम वालेकुम जी. ब्रेक के बाद पंजाब हुकूमत ने बच्चों और ख़वातीन की हरासगी के हवाले से एक सर्वेलेंस कमेटी बनाई है जो साइबर सर्वेलेंस करेगी. रिफॉर्म्स कमेटी है ये, और इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट हैदर भट्ट साहब तशरीफ़ रखते हैं, मेंबर हैं साइबर वायलेंस रिफॉर्म्स कमेटी के. सर यही फरमाइए कि बहुत बढ़ता जा रहा है वायलेंस, तो ये कमेटी क्या कर लेगी, मतलब उस हवाले से अगर ये बनती है तो? देखें, सबसे पहले तो ये खुशाइन बात है कि हुकूमत ने इस तरह की कमेटी बनाई है. आपको पता है कि जिस तरह से ख़वातीन और औरतों के हवाले से जिनसी दरिंदगी, जिनसी जराइम और दीगर जो जराइम हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो बढ़ चुके हैं. तो इस कमेटी का बुनियादी तौर पे जो मकसद है वो ये है कि जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज़ हैं उनके अंदर जो लकूनास हैं, उनके अंदर जो गैप्स हैं, उनके अंदर इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि विक्टिम को उस तरह से सपोर्ट नहीं करती, जो विक्टिम के लिए इंसाफ लेने के लिए मुश्किल हैं, उन तमाम तर चीज़ों को इस कमेटी की ज़िम्मेदारी है कि वो उन गैप्स को फ़िल करे. जो भी कवानीन के अंदर मसले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा साइबर क्राइम लॉ है उसके अंदर जो मसले हैं, जो रेप लॉज हैं उनके अंदर जो मसाइल हैं, इसी तरह यहाँ पे अभी तक चाइल्ड पोर्नोग्राफी उस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं करवाई जा सकी एज ए ऑफेंस, वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता. अभी तक हम सॉडमी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. तो ये तमाम तर इस कमेटी का काम है कि वो तमाम तर कवानीन को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, कौन सी बेहतर अमेंडमेंट्स प्रपोज़ की जा सकती हैं ताकि बेहतर इस मामले में इंसाफ किया जा सके और इस तरह के जो जराइम हैं बच्चों और औरतों के ख़िलाफ़ उनको रोका जा सके. ये इसका मतलब ये है कि इसका जो दायरा कार है वो सिर्फ साइबर वायलेंस से आगे बढ़ गया. जी जी बिल्कुल, मतलब काफ़ी आगे जाके तमाम कमेटियों को सुपरवाइज़ कर रही होगी या तमाम महकमों को सुपरवाइज़ कर रही होगी. डेटा आपके पास कोई है ऐसा जो आपको बता सके कि हमें इतने लेवल के ऊपर जाके काम करना है,
इतना ज़्यादा जुर्म है, उसको हमें देखना है। मिसाल के तौर पे जो अभी रिपोर्ट आई है जिसमें जेंडर गैप के एतबार से पाकिस्तान वर्स्ट तरीन ममालिक में आता है और गालिबन आखिर से दूसरे नंबर के ऊपर है। इसी तरह हमारे पास जो पुलिस का डाटा है या इसी तरह जो हमारे पास FIA का डाटा है, उसके हवाले से ख़ासा हद तक आप कह सकते हैं कि जो हमारा माशरा है वो औरतें और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें गैर महफूज हैं। उसकी बुनियादी वजह हम ये भी समझते हैं कि एक ख़ास किस्म की जो तालीम है वो नहीं दी जा रही। एक ख़ास किस्म की तालीम का मकसद ये है कि जहाँ पर औरतों को सिर्फ़ सेक्शुअल ऑब्जेक्ट के तौर पर या सिर्फ जिस्म के तौर पर पेश करने की बजाय, जिस तरह से हम देखते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, मूवीज़ के अंदर जो डिपिक्शन देखते हैं, ड्रामास के अंदर जो हम सारी डिपिक्शन देखते हैं, उसके हवाले से एक ऐसी मुहिम भी चलाई जानी चाहिए अलॉन्ग विद ब्रिंगिंग दी चेंजेस इन द करिकुलम के किस तरह से एक औरत को मुकम्मल इंसान समझा जाए, किस तरह से बच्चों के हवाले से जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि जो बच्चे हैं उन्हें ख़ास किस्म की एजुकेशन दी जा सके, कि उन्हें बताया जा सके कि बेहतर टच कौन सा है, बुरा टच कौन सा है, ताकि वो अपनी हिफाजत भी कर सकें। और तीसरे नंबर के ऊपर जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, वो पुलिस हो, वो FIA हो और ख़ास तौर पे अदालतें भी, वो अभी इतनी इस हद तक कैपेबल नहीं हुई। हमने जो देखा है कि मुजरिमों को ना तो ये कन्विक्ट करवा पाते हैं और ना ही उस तरह की सेंसिबिलिटी है कि इस तरह के क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, इस तरह के जो विक्टिम्स होंगे उन्हें किस तरह से डील करना है। तो ये तमाम तर काम जो हैं इस कमेटी के आगे, खासकर खवातीन जाती एप्लीकेशन हमारे जी हरमीत थोड़ा दोहरा सवाल अपना। जी हैदर, जिस तरह आप बात कर रहे हैं और कमेटी के हवाले से जिस तरह आप फरमा रहे हैं, हमने देखा है कि इधर जितने भी इदारे बने हैं हरेसमेंट के हवाले से, वहां पे यकीन माने आज आप किसी विक्टिम को लेके जाएं, एप्लीकेशन दें, मैंने डबल सिफारिशें लगवाई है, लोगों की बहुत सारी ख़वातीन आती है और उनके हवाले से हम जाके, हालांकि हम मीडिया से हमारा ताल्लुक़ है, लेकिन उसके बावजूद केस को उसी तरह सुना नहीं जाता है। विक्टिम जो है उनको मजबूर किया जाता है कि वो अपनी एप्लीकेशन या अपनी कंप्लेंट को वापस करें। ये मैं ऑन द ग्राउंड ऑन द स्क्रीन कह रहा हूँ। तो आपकी जो कमेटी है इन इदारों पर ये किस तरह इसको कैसे करेगी कायल, या इन पर कितना इसका असर होगा ताकि ये जो विक्टिम्स हैं, ये जो हरेसमेंट के केसेस आ रहे हैं उसमें कमी आ सके और लोगों को बर वक्त जो है जो मुलजिमान हैं उनको सजाएं मिल सके। ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है, मैं इस बात से मुकम्मल तौर पे एग्री करता हूँ कि यहाँ पर किसी किस्म का विक्टिम सपोर्ट मैकेनिज़्म नहीं है, बल्कि हमें अक्सर देखने को ये मिलता है कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, वो FIA हो या पुलिस हो, उसकी तरफ से बाकायदा तौर पर विक्टिम को प्रेशराइज़ किया जाता है, या तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले या फिर एप्लीकेशन अपनी वापस ले ले। अब ये जो सारे का सारा मसला है ये लिंक्ड है, इट्स वेरी मच लिंक्ड विद दी रिफॉर्म्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। जब तक गवर्नमेंट ये विल अपने अंदर नहीं लेके आती कि उसने ख़ास तौर पे पुलिस को, ख़ास तौर पे उसने FIA को रिफॉर्म करना है और जो मॉडर्न पूरी दुनिया के अंदर इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कराना है, उतनी देर तक मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की चीज़ों को मुकम्मल तौर पर रोका जा सकता है। जो यहाँ तक इस कमेटी की बात है, तो इस कमेटी का जो प्राइमरी मकसद है वो इस तरह के कवानीन को इंट्रोड्यूस करवाना है जिससे कम से कम इस तरह के मामलात हों और ज़्यादा से ज़्यादा विक्टिम सपोर्ट का मामला हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो इंसाफ है वो इस तरह के जो विक्टिम्स होते हैं इस तरह के जराइम को उनको दिया जा सके। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के फुल प्रूफ और इस तरह के लॉज जो हैं वो बनाए जाएं और जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनमें इस तरह की अमेंडमेंट की जाए कि जो गुंजाइश है, जो आप बता रहे हैं जिस तरह से अब्यूज़ होता रहा, वो गुंजाइश कम से कम हो सके। लेकिन जो मैंने सबसे पहले बात की थी ज़रूरी, वो ये है कि हमारे सिस्टम को ख़ास तौर पे, पुलिस को ख़ास तौर पे, FIA को और बाकी दीगर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं जो इन क्राइम्स के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं, उनमें सख्त किस्म के रिफॉर्म्स की, बल्कि इनकलाबी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि मुकम्मल तौर पर इंसाफ जो है वो हर दहलीज़ पर इस तरह के क्राइम्स में पहुंचाया जा सके। अच्छा हैदर, अक्सर ये होता है कि हम जब बात करते हैं लोगों से, फिर वही बात आती है कानून तब्दील हो, कानून नया बने, रिफॉर्म्स हों। बहुत से लोगों का ये कहना है कवानीन अपनी जगह पहले से मौजूद है,
اگر انہی قوانین کے مطابق امپلیمنٹیشن ہونی شروع ہو جائے تو بہت کچھ ہو جائے گا. تو ایسے میں آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی ایکسپرٹ اوپینین کیا کہتی ہے؟ آپ تو بات کر رہے ہیں کہ قوانین کو بہتر کیا جائے یا امینڈمنٹس کی جائیں, پھر وہی ریفارمز کے مطلب اس میں چلے جائیں, تو یہ نیا گورکھ دھندا نہیں بن جائے گا یہ؟ میرے خیال میں یہ بات آپ کی کسی حد تک میں اس سے اگری بھی ہوں اور تھوڑا سا اس سے اختلاف بھی کروں گا. اگری اس حوالے سے ہوں کہ فار ایگزامپل جو اینٹی ریپ لاز ہیں وہ بہت ہی اچھا اس طرح سے آرڈیننس جو ہے پریزیڈنشل آرڈیننس آتا ہے 20 میں, وہ ایک بہترین اس کے اندر ہمیں لیگل مائنڈ نظر آتا ہے, بہترین قوانین نظر آتے ہیں. اور یہ بھی بات بہت حد تک درست ہے کہ جو ایگزسٹنگ قوانین ہیں اگر ان کے اوپر ہی عمل درآمد کرا لیا جائے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دوبارہ دیکھنے کو نہ ملیں. لیکن فار ایگزامپل جس طرح سے پیکا رولز کی ہم بات کر رہے ہیں 2016 کی, اس کے اندر سیکشن جو 21 ہے فار ایگزامپل, وہ کسی کی جو برہنہ تصاویر ہیں ان کو ایگزیبٹ کرنے, ڈسپلے کرنے کے اوپر تو وہ لگ سکتا ہے کہ اگر آپ شیئر کر دیں کسی کی پرائیویٹ جو پکچرز ہیں یا پرائیویٹ کسی کی جو ویڈیو ہے وہ آپ شیئر کر دیں, اس کے اوپر تو وہ اوفینس لگ سکتا ہے. لیکن اگر آپ پوزیس آپ نے کی ہوئی ہے اور آپ اگلے بندے کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ میں اس کو پبلک کر دوں گا, تو اس کے اوپر قانون جو ہے خاموش ہے. تو میرے خیال میں یہ بات درست ہے آپ کی بھی, لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اس طرح کے جو قوانین ہیں اس کے اندر سخت امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. جس طرح سے ہم اس کمیٹی کے وجہ سے یہ پرپوز کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص جو تھریٹ کرے کسی کو بھی کہ اس کے پاس اس کی جو پرائیویٹ تصاویر ہیں یا ویڈیوز ہیں اور وہ اس کو پبلک کر لے گا, اس کے اوپر بھی سیکشن 20 لگنا چاہیے اور اس کو بھی کڑی کڑی سزا ملنی چاہیے. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ اسی طرح کرتی ہیں کہ جن نئے قوانین بنائیں گے میڈیا کو دکھانے کے لیے, پبلک کے اندر اپنی امیج بنانے کے لیے. لیکن یہ بات درست ہے کہ جو ایگزسٹنگ قوانین ہیں ان کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ کیا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے جو میں نے پہلے بھی بات کی جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو کسی حد تک ریفارم کیا جائے گا تو ان جو ایگزسٹنگ لاز ہیں ان کے اوپر بہتر طریقے سے عمل درآمد ہو سکتا ہے, ورنہ امید کم نظر آتی ہے. آپ نے جیسے بات کی وہ مطلب بالکل ٹھیک ہے کہ اب پردہ دار خاتون ہے, اگر وہ پردے کے بغیر کسی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, صرف کھڑی ہوئی ہے, اور وہ اس کے وجہ سے اس کی بدنامی ہو سکتی ہے, تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر روک تھام ہونی چاہیے. شیئر کرنا جو ہے وہ میرے خیال میں کافی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. بالکل. اس حوالے سے مطلب آپ نے کتنا کام کر لیا, کتنا کام ابھی باقی ہے اور آپ لوگوں کا, اور کب تک یہ جو امپلیمنٹیشن ہو جائے گی آپ کی تجاویز کی؟ دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کی ول کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کتنی جلدی کرنا چاہتی ہے. لیکن جہاں تک اس کمیٹی کی رسپانسبلٹی ہے, ہم نے کچھ امینڈمنٹس اور کچھ اس طرح کے جو قوانین ہیں وہ پروپوز کیے ہیں, کچھ انہیں سجیشنز دی ہیں کمیٹی کے اندر. ابھی میٹنگز جاری ہیں, لیکن جو لگ رہا ہے جو کہ حکومت کہہ رہی ہے, جس طرح کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے ہم سے بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد قوانین ہیں ان کے اندر جو لوپ ہولز ہیں ان کو کور کیا جا سکے, اور پنجاب کے اندر سیکشول جو وائلنس ہے اس کے حوالے سے پنجاب کے اندر ایمرجنسی ڈکلیئر کی جا سکے جو عورتوں اور بچوں کے خلاف بڑھتے ہوئے جرائم ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کی ول ہو, اگر گورنمنٹ چاہے تو ایز سون ایز پاسبل یہ کیا جا سکتا ہے. کمیٹی اپنا کام جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر رہی ہے, جو اس کے اندر ایکسپرٹس ہیں اور دوسرے جو اداروں کے لوگ ہیں وہ بھی. تھینک یو سر, بہت مہربانی. جیسے آپ نے کہا اگر گورنمنٹ کی ول ہو, ول ہونا بڑا ضروری ہے. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ تعالی پیر تک ہم آپ سے رخصت چاہیں گے. پیر کے دن دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.